जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा सोशल मूवमेंट ग्रुप एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज आई हैं और बहुत सारे सजेशंस आए हैं कि इस पर एक वीडियो बना दीजिए, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे मूल निवासी बहुजन साथियों ने उठाए हैं। मनुवादियों की ढेर सारी गालियों से भी स्वागत हुआ है। तो बाबा साहब की मुझे वो बात याद आ गई कि जिस दिन मुझे मनुवादी गालियाँ नहीं देते, मुझे लगता है कि मैंने कोई काम ही नहीं किया। हालांकि मेरा वीडियो बनाकर आप सब लोगों के सामने रखने का मुद्दा सिर्फ इतना रहता है कि मैं अपने मूल निवासी बहुजनों को, यानी SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस जो हैं, इनको जागरूक कर सकूं। मेरा मिशन जागरूकता है और इस देश में एक क्रांति करने का जो हमारा प्रोग्राम है, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी से चलता आ रहा है, वो रेवोल्यूशन अभी पूरी तरह से हो नहीं पाया। तो उस रेवोल्यूशन की ओर, उस क्रांति की ओर अग्रसर होना ही मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ताकि इस देश की मनुवादी व्यवस्था को हम ध्वस्त कर सकें और समतामूलक समाज की संरचना कर एक नए समाज, एक नए देश की कल्पना जो है वो हम पूरी कर सकें। फिर भी मनुवादियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम उन्होंने मुझे सीरियसली सुना तो, और अपने मूल निवासी बहुजनों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके काफ़ी सारे सुजेशंस आए हैं। फ़िलहाल आज मैं सिर्फ कुछ एक छोटे मोटे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो उन्होंने बार बार पूछे हैं, और बाकी मुद्दों पे वीडियो आने वाले समय में मैं बनाने की कोशिश जारी रखूंगा। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है कि तथागत गौतम बुद्धा के समय में क्या वर्ण और जाति व्यवस्था थी? साथियों, अगर आप ब्राह्मणों का साहित्य पढ़ेंगे, अगर आप मनुवादियों का साहित्य पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि थी, क्योंकि वो ये कहते हैं बार बार कि जब तक वो इस देश में नहीं आए थे, इस देश का कोई इतिहास था ही नहीं। इतिहास तब शुरू हुआ जब वो इस देश में आए। कब आए, कैसे आए, ये भी एक मिथ्या है। इस पर काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, मगर कोई भी मटेरियल सही तरीके से उनके आने के समय के साथ कोरिलेट नहीं किया जा सकता। मगर एक चीज़ तो मैं ये वाज़े कर दूं और दावे के साथ कह दूं कि तथागत गौतम बुद्धा और उससे पहले के समय में ना तो वर्ण व्यवस्था थी, ना ही जाति व्यवस्था थी। बुद्धा से पहले भी हमारे यहाँ श्रमण संस्कृति ही थी। तब श्रमण शब्द तो इस्तेमाल नहीं होता था, श्र तो नहीं था, समन कहा जाता था। समन संस्कृति थी, तो श्रमण ही वो संस्कृति है। इंटेलेक्चुअल क्लास को समन और वमन दो कैटेगरीज में बांटा गया है, और इस बमन को ही ब्राह्मण कई बार ब्राह्मण जो है वो कहना शुरू कर देते हैं। मैक्सथनीज के जो इंडिका बाद में कंपाइल हुई है दूसरी बार, पहली तो मिल ही रही ओरिजिनल जो यूनान के नोट्स हैं उन पे जो बनी है, तो उसमें इंटेलेक्चुअल क्लास को दो भागों में, समन और वमन में बांटा गया है, और इसी बमन को ही उन्होंने ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया है। हालांकि कहीं भी बुद्धा के समकालीन जो प्रसंजी थे, या उनके बाद अशोका, या उनके बाद जितने भी वंश हुए हैं, उन सब वंशों के जो शिलालेख मिले हैं और जो मटेरियल मिला है अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई में, और अदरवाइज़ भी जो मटेरियल अवेलेबल है, जितनी भी लिपियाँ और भाषाएं मिली हैं, प्राकृत भाषा के जितने भी फॉर्मेट मिले हैं, कहीं पे भी ब्राह्मण शब्द नहीं मिला है। ना वैदिक शब्द मिला है, ना ब्राह्मण शब्द मिला है। और सनातन, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि सनातन धम्म है, बुद्धा का ही धम्म है, समन संस्कृति का शब्द है। तो ना तो वेद मिले, ना पुराण मिले, ना स्मृतियाँ मिली, ना श्रुतियाँ मिली, ना रामायण, ना महाभारत, ना गीता, कोई भी धार्मिक ग्रंथ इन ब्राह्मणों का, इन मनुवादियों का, चाहे ये खुद को हिंदू भी कह लें, इनका कोई भी धर्म ग्रंथ हमें उस एरा में नहीं मिलता है।
और आपको मैंने पिछली बार भी ये समझाने की कोशिश की थी कि ये सारे के सारे इनके धर्म ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत और हिंदी में हैं और पिछले 900-1000 के अंदर अंदर ही लिखे गए हैं, उसके पीछे नहीं है। और जैसा कि यूनेस्को का मैंने उदाहरण देके समझाया था कि 1464 में ये ऋग्वेद खुद मान रहे हैं, वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं हमारा ऋग्वेद 1464 में पहला लिखा गया। तो कोई वेद पुराण स्मृति श्रुति, कोई रामायण महाभारत गीता कुछ भी नहीं था, ना वैदिक परंपरा थी तब, या वैदिक संस्कृति थी, या ना वेद थे, ना ब्राह्मण संस्कृति थी, हिंदू शब्द तो था ही नहीं, ना हिंदू कोई था तब, तो समन ही था, और जिसको हम श्रमण कहते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध के समकालीन प्रसन्नजी के जो शिलालेख मिले हैं, या अशोका के जो मिले हैं, या जैसा कि मैंने बताया था पुष्यमित्र शुंग भी बुद्धिस्ट ही थे, उनके मिले हैं, पाल वंश के मिले हैं, शुंग के बाद और भी काफ़ी सारे वंश जो हैं मिले हैं। और 3 ट्रैवलर अकाउंट्स जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स अकाउंट्स जो हैं वो भी हमने स्टडी कर लिए हैं। फाहिन 4वीं-5वीं शताब्दी में और 7वीं शताब्दी में ह्यूंग सेन और इत्सिंग के, वो भी, उनमें भी कहीं ये शब्द नहीं मिले। और जैसा कि मैं फिर से क्लियर कर दूं, 12वीं शताब्दी के अंत तक जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया 6 महीने तक, तब तक पाली ये या प्राकृत भाषा ही थी, और धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि जिसको ब्राह्मण कहते हैं वही थी। और सबसे पुराना शिलालेख जो अब तक मिला है संस्कृत का, वो 150 AD 150 AD में मिला है जूनागढ़ में। उस पर भी अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है। और 8वीं शताब्दी में मैंने जैसे बताया अद्वैतवाद और बुद्ध का शिवजी में कन्वर्ट करना, शैव मत की शुरुआत शंकराचार्य ने की। और 11वीं शताब्दी में जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुद्ध को विष्णु बनाने का कार्यक्रम चला, क्योंकि जो खड़ी स्ट्रक्चर थे बुद्ध के वो तो लिंग बना दिए गए, शिवलिंग या शिवजी बना दिए गए, मगर लेटे हुए बुद्ध को भी कुछ बनाना था तो विष्णु बना दिया गया, तो वैष्णव मत शुरू हुआ। और तारा देवी जो बुद्धिस्ट हमारी आइकन है, और बुद्ध को महिला बनाने का जो कार्यक्रम है 13वीं शताब्दी के अंत तक शुरू हुआ। और उसके बाद जितनी भी ये देवियाँ आपके सामने, ये आपको ब्राह्मणवादी देवियाँ मिलेंगी, तो ये उसका ब्राह्मणीकरण हुआ बुद्ध का 3 फॉर्मेट में। तो बुद्ध के समय में कोई वर्ण, कोई जाति नहीं थी। आप बुद्ध का पूरा जो प्रचार प्रसार है उसको पढ़ लीजिए, बुद्ध के मूल जो तत्व हैं, ज्ञान जो है, उसको आप स्टडी कर लीजिए। कहीं भी बुद्ध ने किसी वर्ण या किसी जाति की बात नहीं की। वर्ण जो है, ब्राह्मण लिखा ही नहीं जा सकता था इस पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में, जिसको हम धम्म लिपि कहते हैं या ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि में ब्राह्मण नहीं लिखा जा सकता, क्षत्रिय का क्ष ही नहीं था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, ये नहीं था। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा जाति शुरू कब हुई, तो साथियों जाति का कंसेप्ट, इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है। जो अभी तक की रिसर्च है वो अब शायद काउंटर हो जाएगी आने वाले समय में। ब्राह्मणों ने संस्कृत को जब कोडेड लैंग्वेज बना लिया, और पाली के ही शब्दों को, क्योंकि पाली ही आगे चल के देवनागरी बनी, जिसका असली नाम नागरी है, नाग लोगों की, बुद्ध लोगों की, बुद्धिस्टों की ही ये लैंग्वेज थी, लिपि थी। तो नागरी में जब आए तो नागरी को उन्होंने कोडिफाइड लैंग्वेज जो है संस्कृत के लिए यूज़ किया। और संस्कृत में आप देखिए पाली ही भाषा को उन्होंने कोडिफाई कर लिया और हमें हमसे दूर करने की कोशिश की। सारा लिटरेचर जलाने की, दबाने की, बुद्धिज़्म को ख़त्म करने की उन्होंने जो कोशिश की, उसमें उन्होंने हाईजैक कर लिया, हमारी ही भाषा को कोडिफाई कर लिया। बुद्धं शरणं गच्छामि चरंथ बिखवे चारिकम। अगर इन शब्दों को आप सुनेंगे आपको लगेगा संस्कृत है, मगर ये तो पाली के शब्द हैं। इसी को उन्होंने संस्कारित कर लिया और एक संस्कारित नई भाषा जो है कोडिफाई करके अपने साथ रख ली, जिसको उन्होंने संस्कृत कहा। और हिंदी का इतिहास पिछले 900 और 1000 के बीच का मैंने पिछली बार भी बताया था। तो जितना भी लिटरेचर हिंदी का है या जो हिंदी भाषा है, ये वही प्राकृत भाषा जो इनकी संस्कृत से बचती बचाती आगे बढ़ रही थी, वो डेवलप होके हिंदी के फॉर्मेट में आगे आगे हमें मिलती है। और प्राकृत भाषा के सारे ओरिजिनल फॉर्मेट अभी भी हमें मिलते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है,
तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटका में कन्नड़, उड़ीसा में ओडिया, बांग्लादेश में बांग्ला, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में डोगरी ओरिजिनल अगर आप देखें वही प्रकृत भाषा के शब्द हैं। राजस्थान में आप देख लीजिए, वहाँ पे भी ओरिजिनल भाषा के शब्द हैं। तो पूरे भारत में, भारत क्या पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो जम्बो द्वीप तब कहलाता था, चाहे 14-16 मुल्क इसमें से निकल गए हों, कंट्रीज बन गई हों, अभी भी प्रकृत भाषा के वो सारे शब्द पूरे कॉन्टिनेंट में आज भी यूज़ होते हैं। तो वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, फिर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, कुछ भी नहीं मिला, ना तथागत गौतम बुद्ध के समकालीन ना उनसे पहले, और 2000 साल से पीछे ना तो संस्कृत है ना ही देवनागरी मिलेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें जब हम कंपाइल करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि करीब 1100 साल पहले या 8वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था लागू करने का जो प्रोग्राम है इन मनुवादियों ने चलाया है, और जाति व्यवस्था को उसको कन्वर्ट करने का प्रोग्राम भी इन्होंने आगे बढ़ के चलाया है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल कब हुई, इसका अगर आप पैरा देखें तो क्रांति युग पुरुष कबीर जी और क्रांति युग पुरुष रैदास जी, क्रांति युग पुरुष सैन जी महाराज और बाबा नानक, ये जो एरा है, इस एरा में इन्होंने जाति को और वर्ण को अच्छी तरह से काउंटर किया है और धर्म को भी अच्छी तरह से काउंटर किया है। तो इस एरा में इनका जोर जो है ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर जातियों का उदय और इनकी पकड़ ज़्यादा मिलती है। अगर इनसे हम ये भी मान लें कि 300-400 साल पहले से इन्होंने इसको काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की थी तो जायज़ लगेगा, मगर जातियों का नंबर बहुत कम रहा होगा, ये हम कह सकते हैं। अब जातियों का सबसे ज़्यादा प्रकोप कब से है, तो पिछले 300-400 साल से बहुत ज़्यादा प्रकोप है, और 200 साल से बहुत ज़्यादा, जब से ये शिलालेख पढ़ लिए गए हैं हमारे तथागत गौतम बुद्ध के समकालीन या उसके बाद के, जब से शिलालेख पढ़ लिए गए हैं, उसके बाद जितना लिटरेचर ब्राह्मणों ने लिखा है उसमें उन्होंने चाणक्य को पीछे मौर्य साम्राज्य में फिट करने की कोशिश की, फिर शून्य की खोज आर्यभट्टा के नाम पे 4वीं सदी में उसको जाके फिट करने की कोशिश की, और इस तरह से अपने कैरेक्टर्स को बना के कागज़ों पे ही पीछे फिट करने की कोशिश की। तो उसके बाद उन्होंने जातिवाद को ज़्यादा दबा के हम पे लागू करने की कोशिश की। तो मुग़ल और ब्रिटिश एरा में इन्होंने ज़्यादा पकड़ बनाने की कोशिश की, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभी 26 जनवरी 1950 के बाद इन्होंने लिया, और अब देख लीजिए 2021 में ये पूरी तरह से कब्जा करने के लिए तत्पर हैं और लगे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें गुलाम बनाया जाए। तो साथियों, वर्णहीन और जाति विहीन जो समाज है वो जब हम बनाएंगे तो मानव एक समान का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। अच्छी तरह से स्टडी कर दीजिए। अशोका के शिलालेखों में तथागत गौतम बुद्ध का नाम भी असली पता चल गया है। वो सिद्धार्थ नहीं है, सुकीति है। इसी तरह से बहुत सारा घालमेल है। तो वो घालमेल जो है उस पर आपको रिसर्च करनी होगी, तो आपको पता चलेगा कि इवन बुद्ध के बारे में जितना कुछ लिखा गया, त्रिपिटक जो लिखे गए हैं केदारनाथ पांडे के द्वारा या और ब्राह्मणों के द्वारा, और जितना बुद्ध के टाइम का समकालीन जितना भी लिटरेचर आज हम संस्कृत में या हिंदी में या लोकल भाषाओं में पढ़ रहे हैं, जो इनका लिखा हुआ है वो सारा गलत साबित हो रहा है। तो आइए हम सब मिलकर सही रिसर्च करें और आगे बढ़ें। तो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये कफन हमें अभी रिसेंटली उड़ाया गया है, और हिंदू धर्म का कफन तो ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 को ही उड़ाया गया है। तो सही तरीके से वर्ण और जातियाँ तो उसके बाद ही काबिज हुई हम पे। तो आइए इस कफन को जलाकर राख करें और इंसान बनकर उठ खड़े हों, और फिर से एक बार अपनी खोई हुई वो सभ्यता और वो संस्कृति, वो ग्लोरी जो हमारी पुरानी है संस्कृति की, वो हम वापस ला सकें, और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना कर पाएँ, ताकि सबके लिए शिक्षा दुनिया से बेहतरीन उसका इंतज़ाम हो सके, सबके लिए स्वास्थ्य दुनिया का बेहतरीन इंतज़ाम कर सकें, सबकी एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार का हम इंतज़ाम कर सकें, सबकी पर्सनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे हो, सबके लिए रूल ऑफ लॉ हो, कोई भी किसी भी तरह से किसी से छोटा या बड़ा ना हो। तो आइए संकल्प करें, हम और कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लिहाजा
जातियां भी पुरानी नहीं हैं, वर्ण भी पुराने नहीं हैं, धर्म तो हिंदू है ही बिल्कुल नया। तो आइए इसे उखाड़ फेंकें और एक बार फिर हम इस देश की शासनकर्ता जमात बने और एक नई व्यवस्था की शुरुआत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों, जय भीम।